जेपीएससी 14th और जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को झारखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। पिछले कई दिनों से हंगामा चल रहा था। जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांगे मान ली। ऐलान कर दिया गया कि जेएसएससी सीजीएल रद्द कर दिया गया। यानी जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं को लेकर सड़क पर उतरकर सवाल उठाए, उनकी सबसे बड़ी मांग मान ली गई। उनकी सबसे बड़ी मांग मान ली गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला परीक्षा से शुरू होकर सीआईडी की छापेमारी, गिरफ्तारियां, अनशन, सरकार से बातचीत और फिर विधानसभा घेराव तक पहुंच गया। और दूसरा पक्ष जिसने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा दी, वो एक नए आंदोलन की शुरुआत कर रहा है। उसके बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप एक कैबिनेट मीटिंग में कैसे हम लोग को रोड पे ले आए? हम लोग रात से बैठे और हम लोग आप बैठे रहेंगे। हम लोग यहाँ का अंग है। आप मेरा नौकरी ऐसे नहीं छीन सकते हैं। एक तरफ खुशी मनाई जा रही है क्योंकि उनकी मांगे मान ली गई हैं, सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी छोड़कर। हमने भी पहले दिन से 25 जुलाई से इनके आंदोलन की शुरुआत हुई थी, हमने भी कवर किया, हमने भी इनकी आवाज को प्रमुखता से उठाया। लेकिन जब दूसरा पक्ष सामने आ गया है, वो बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कल देर रात से ही प्रोजेक्ट भवन के बाहर बारिश में बैठे हैं। सरकार से मांग रहे हैं कि भैया जांच करा दो, अगर हम गलत होंगे तो हम सूली पे चढ़ने को तैयार हैं। लेकिन ऐसे अचानक से 9 महीने की नियुक्ति के बाद अचानक से नौकरी छीन जाना, ये तो हमारे जीवन मरण का सवाल है। तो अब छात्र दो भाग में बंट गए। एक वो जो आंदोलनरत थे, जिन्होंने सीजीएल रद्द करने की मांग की, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। 24 दिनों तक अनशन चला। लास्ट में मुख्यमंत्री ने सभी मांगे मान ली, सिर्फ सीबीआई जांच नहीं मानी गई। दूसरी तरफ अब वो छात्र जिन्होंने इस परीक्षा में पास करके नियुक्ति हासिल की। चलिए, गड़बड़ियां तो हैं, सरकार ने इसी को आधार मानते हुए रद्द किया। लेकिन जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जांच करा ली जाए। मान लीजिए 2100 की वैकेंसी है, उसमें 200-300 लोग होंगे जिनके पास पैसे होंगे, जिन्होंने प्रश्न पत्र खरीदा होगा, नौकरी खरीदी होगी। लेकिन जो 3-3, 4-4 जगह पहले से नौकरी करते थे और अपने राज्य में बसना चाहते थे, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी, कोई कहीं एसएससी में जॉब करता था, कोई बिहार में जॉब करता था, सरकारी नौकरी, वो छोड़कर सीजीएल ज्वाइन किया। रेलवे में कार्यरत था, 527 मार्क्स से मेरा, BC1 से मैं एएसओ हूँ। और आज उसकी नौकरी छिन गई। इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये आंदोलन चला, उसको लेकर हम ये पूरे एनालिसिस में आपको बताएंगे। और एक सवाल भी आज खड़ा करके जाएंगे कि उनका क्या, जो कल देर रात से प्रोजेक्ट भवन के बाहर खड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। कहानी की शुरुआत होती है 21 जुलाई से। सीआईडी जेपीएससी कार्यालय पहुंचती है, छापेमारी होती है और डाटा लिया जाता है। जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खियांते से जुड़े ठिकानों पर भी तलाशी होती है। दूसरी तरफ छात्र पहले से ही परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाकर आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि सिर्फ जांच की बात ना हो, बल्कि परीक्षा को ही रद्द किया जाए। अगले दिन राज्यपाल ने जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। 23 जुलाई को पूर्व सचिव सुधीर त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई और पूर्व अध्यक्ष रविशंकर के ठिकाने पर छापेमारी हुई। 24 जुलाई को एल खियांते से पूछताछ शुरू हुई। यानी मामला अब सिर्फ छात्रों के आरोपों तक नहीं था, जांच एजेंसी भी कार्रवाई में उतर चुकी थी। लेकिन सड़क पर बैठे छात्रों के लिए सवाल वही था। अगर परीक्षा की प्रक्रिया पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? 25 जुलाई को छात्र नेता देवेंद्र महतो अनशन पर बैठ गए।
आंदोलन लंबा खींचने लगा। धूप में छात्र बैठे, बारिश आई तो भी प्रदर्शन रुका नहीं। एयर नाउ ने भी शुरुआती दिनों से इस आंदोलन को मौके पर जाकर कवर किया। उस वक्त तस्वीर उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन की जमीन तैयार हो रही थी। इसके बाद जांच में भी तेजी आई। 29 जुलाई को सीआईडी ने पास अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट मांगी। 30 जुलाई को ओएमआर शीट में गड़बड़ी के आरोप में सुजान सोरेन की गिरफ्तारी हुई। परीक्षा कराने वाले एजेंसी टीडीपीएल से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई। फिर 3 अगस्त को 5 जिलों में 18 ठिकानों पर छापेमारी हुई और 4 अगस्त को 3 और गिरफ्तारियां हुई। अब छात्रों के पास सरकार से सवाल पूछने के लिए सिर्फ आरोप नहीं थे, जांच की कार्रवाई भी सामने थी। 5 अगस्त को मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की और परीक्षा में कथित अनियमितता की जानकारी दी। इसी दिन सरकार ने छात्रों से बातचीत की पहल की। 6 अगस्त को 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई और 7 अगस्त को स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र संगठनों के बीच बातचीत हुई। लेकिन बातचीत का मतलब ये नहीं था कि आंदोलन खत्म हो गया। छात्रों का कहना था कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, परीक्षा को लेकर ठोस फैसला चाहिए। इसी दौरान 7 अगस्त को आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की घटना हुई। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और इस घटना ने उसे और गर्मा दिया। इसके बाद छात्रों ने आंदोलन को विधानसभा तक ले जाने का फैसला किया। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव हुआ। छात्र विधानसभा की तरफ बढ़े। पुलिस ने बैरिकेडिंग की और उन्हें रोकने की कोशिश की। हालात बिगड़े। पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हुआ। कई पुलिसकर्मी और छात्र घायल भी हुए। ये वक्त था जब आंदोलन सिर्फ परीक्षा की मांग नहीं रह गई थी, बल्कि सरकार पर सीधा दबाव बन चुका था। विधानसभा घेराव की तस्वीरें बताती थीं कि छात्र अब पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। इसके बाद भी मामला नहीं रुका। 11 अगस्त को जेपीएससी सीजीएल की जांच शुरू हुई, यानी अब सवाल सिर्फ 14वीं जेपीएससी पीटी तक सीमित नहीं था। 13 अगस्त को सीआईडी ने दिल्ली से मिथिलेश सिंह को गिरफ्तार किया। इसी दिन पूर्व सदस्य अनिमा हांसदा ने आरोप लगाया कि अनियमितता की शिकायत करने पर उन्हें पद से हटाने की धमकी दी गई थी। 14 अगस्त को छात्रों ने मेन रोड पर परीक्षा माफिया और 4 मंत्रियों का पुतला फूंका। मतलब विधानसभा घेराव के बाद भी आंदोलन शांत नहीं हुआ। सरकार की बातचीत की कोशिशें चल रही थी, लेकिन सड़क पर छात्रों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 16 अगस्त को मंत्रियों की कमेटी ने छात्रों को फिर से बातचीत के लिए बुलाया और फिर 17 अगस्त को सरकार ने वो फैसला कर दिया जिसकी मांग को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था। कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई और 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीएल कंपनी द्वारा ली गई तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दी गई। अब इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझे तो मामला सिर्फ ये नहीं था कि छात्रों ने प्रदर्शन किया और सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। बीच में जांच हुई, जांच के दौरान गिरफ्तारियां हुई, आयोग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हुई। छात्रों ने अनशन किया, सरकार बातचीत की मेज पर आई, लेकिन जब बात पूरी तरह नहीं बनी तो छात्र विधानसभा तक पहुंच गए और दूसरी बार बारी थी मुख्यमंत्री आवास घेराव की। यानी सड़क का दबाव और जांच की कार्रवाई ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। यही वजह है कि 21 जुलाई से शुरू हुआ ये मामला 17 अगस्त तक आते आते इतना बड़ा हो गया जिसे पूरे देश की नजर उस पर चली गई। इस दौरान एयर नाउ ने भी इसे पहले दिन से फॉलो किया। आंदोलन जब छोटा था तब भी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग हुई। धूप और बारिश के बीच छात्रों की आवाज रिकॉर्ड की गई। बातचीत हुई तो वहां की तस्वीरें सामने आई और विधानसभा का घेराव हुआ तो वहां का पूरा घटनाक्रम भी कवर किया गया। अब परीक्षा रद्द हो चुकी है, लेकिन कहानी का अगला सवाल इससे भी बड़ा है। जिसे स्टार्टिंग में हमने कहा, नई परीक्षा कब होगी? क्या नई परीक्षा की प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी? जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी उन पर क्या कार्रवाई होगी? और सबसे अहम, जिन छात्रों ने महीनों तैयारी की थी उन्हें अब आगे कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि पुरानी परीक्षा रद्द होने से छात्रों की एक मांग जरूर पूरी हुई, लेकिन उनकी नौकरी और भविष्य का सवाल अभी भी बरकरार है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपके हवाले भी छोड़कर जाते हैं, उन 2100 अभ्यर्थियों का क्या जिन्होंने नियुक्ति पाई जेएसएससी सीजीएल के द्वारा, जिन्होंने अपनी पहले की 2-3 सरकारी नौकरियां छोड़ दी और झारखंड रचने बसने का सपना संजोए जेएसएससी सीजीएल की नौकरी पाई। उसमें भ्रष्टाचार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन्होंने जेन्युइन तरीके से नौकरी पाई है उनका क्या? उनकी भी आवाज हम लगातार एयर नाउ पर उठाएंगे। हम उनकी भी आवाज बनेंगे, क्योंकि हमारे खबरों का सरोकार यह नहीं कहता कि हम एक पक्ष दिखाएं। हम उस पक्ष की भी वो अनसुनी कहानी आपके सामने लेकर आएंगे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया। तो बने रहिए, जब तक उन बच्चों को भी इंसाफ नहीं मिल जाता, एयर नाउ उन बच्चों के साथ भी, उन अभ्यर्थियों के साथ भी खड़ा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,